Okay. So now we are going to start with geometrical optics. बहुत ही important topic. Why? Because ये टॉपिक ईजी है, लोगों को लगता मुश्किल है, लेकिन रिलेटिवली देखा जाए काफ़ी ईजी टॉपिक है ये। स्पेशली जेई मेन लेवल तक तो बहुत ज़्यादा अल्ट्रा ईजी है यार। एडवांस में चलो फिर भी कोई क्वेश्चन टफ आ जाता है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली वेटेज बहुत ज़्यादा है इस चीज़ का। ओके, तो अपन ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो देखो, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ाने का तरीका अलग अलग जगह अलग रहता है। मेरा तरीका एक तरीका है जो मुझे लगता है आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स केवल दो चीज़ों का खेल है। ओके, पहला खेल क्या? पहला हो गया आपका फॉर्मूलों का खेल। फॉर्मूले जिस बच्चे को याद है, इस बोर्ड पे जितने भी फॉर्मूले लिखे हुए हैं ना, वैसे इसके अलावा और भी है जो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ये वाले जो फॉर्मूले हैं ना, ये सारे के सारे बेसिक फॉर्मूले। ये मिरर के लिए है, ये लेंस के लिए है और ये स्फेरिकल सरफेस के लिए। ओके, ये सारे फॉर्मूला जिस बच्चे को अच्छे से याद है ना। मैं इसके अलावा फॉर्मूलों की बात अभी कर भी नहीं रहा हूँ, मैं ये इन सिंपल फॉर्मूलों की बात कर रहा हूँ। और ऑफकोर्स आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वो तो है ही, वो तो यार 10वीं क्लास की चीज़ें हैं, वो तो मैं बताऊँगा। ये भी अगर किसी बच्चे को याद है, पहली चीज़। और दूसरा, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन 1 मिनट की चीज़ होती है, ठीक है। साइन कन्वेंशन किसी बच्चे को अप्लाई करना जिस दिन आ गया, और फॉर्मूले जिस दिन बच्चे को सारे याद हैं, वो जेई मेन, जेई एडवांस, क्लास 12th बोर्ड, सबके जितने चाहे उतने क्वेश्चन निकाल सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं। ओके, बच्चे क्या करते हैं? फॉर्मूले याद नहीं रखते हैं या साइन कन्वेंशन में गड़बड़ी कर देते हैं, ठीक है। तो अपन दोनों चीज़ देखेंगे। तो देखो, ये चैप्टर शुरू होता है रिफ्लेक्शन के साथ। तो ये है आपका स्फेरिकल मिरर की बात हो रही है, ठीक है। तो मैं ये फॉर्मूले यहाँ रहने दूंगा ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है, जैसे जैसे वीडियो देखो। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन के साथ। तो रिफ्लेक्शन में सबसे पहले आता है प्लेन मिरर, जो अपन 8वीं क्लास से पढ़ रहे हैं। आई थिंक सबको याद होगा, फिर भी मैं छोटा सा रिवाइज करा देता हूँ। प्लेन मिरर में क्या होता है? आपका प्लेन, जैसे मिरर जो है वो ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे मतलब कि इस प्लेन के अंदर है ना, और आपकी रे आई ऐसे बोर्ड की प्लेन में, ठीक है। तो ये सबने पढ़ा हुआ है कि आप एक नॉर्मल लेते हो। नॉर्मल क्या होता है? एक लाइन होती है जो परपेंडिकुलर होती है, और परपेंडिकुलर होती है आपकी मिरर की परपेंडिकुलर लाइन होती है जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से मीट करती हो, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इसको कहते हैं। ये एक ही पॉइंट होना चाहिए बेसिकली। आपकी जो रे है वो जिस पॉइंट पे हिट कर रही है ना आपकी प्लेन को, वहां से परपेंडिकुलर खींच लो, सिंपल। ओके, और यहां से रिफ्लेक्शन दिखा दो विद एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो यहां पे दो लॉ होते हैं। पहला क्या? आई इक्वल टू आर होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा, ये तीनों की तीनों सेम प्लेन में रहते हैं कि यार ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये जो रे है, ये आपका नॉर्मल है, और ये जो आपका रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेन में है। तो प्रोसीजर क्या रहेगा रे ट्रेस करने का? ध्यान से सुनना, ये बहुत बच्चों को पता नहीं होता है, ये बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं। सबसे पहला क्या होना चाहिए आपके पास? प्लेन मिरर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आप क्या करो? एंगल इंसिडेंट रे को इस पे फॉल कराओ, पहला स्टेप, ठीक है। इंसिडेंट रे अपने फॉल कराई। अब आप देखो कि वो जिस पॉइंट पे हिट कर रही है ना, वहां पे आप नॉर्मल ड्रॉ कर दो आपके मिरर से, ठीक है। जैसे आपका मिरर ऐसे पड़ा है तो ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर दी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। दूसरा स्टेप ये होता है। फिर क्या करो? एक प्लेन ड्रॉ करो। एक प्लेन ड्रॉ करो किस किस से? जो इस लाइन से पास हो रही हो और नॉर्मल से पास हो रही हो, ठीक है। तो रे और नॉर्मल से पास होने के प्लेन बनाओ एक, ठीक है। तो प्लेन बना लिया अपने बोर्ड वाली प्लेन, और वहां पे एक लाइन खींच दो जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस से, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास होती हो, ठीक है। तो आपकी लाइन डिटरमाइन हो जाएगी एक बार कि यार अपनी जो लाइन है वो यहाँ से शुरू होगी, फिर आप कहीं भी हो सकते हैं, आप कहाँ डालें। तो एंगल आप बना दो नॉर्मल से इक्वल टू आर, ठीक है। समझ गए क्या बोला? ये आपका हो गया स्टेप वाइज प्रोसीजर फॉर ट्रेसिंग अ रे। अब ये मैं क्यों बोला? कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि वेक्टर दे दिया आपका, प्लेन दे दी, इस तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होगे। अब इसके बाद तो यार ये आपकी मैथ की प्रॉब्लम बन जाती है कि आपको यार ये वेक्टर पता है, आपको इस इक्वेशन की प्लेन दी हुई, तो आप नॉर्मल वेक्टर पता कर सकते हो इस पॉइंट पे, ठीक है। आपको नॉर्मल वेक्टर पता चल गया, आपको ये वेक्टर पता चल गया, ठीक है। आपको ये वेक्टर पता है, आपको ये वेक्टर पता है, तो आपको एक और वेक्टर निकालना है। रिफ्लेक्टेड रे वाली बात हो गई, ठीक है। आई थिंक ये आप सब लोग मैथ्स में पढ़ते हो, ठीक है। तो वहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने बताया भी होगा आपकी वेक्टर वाली क्लास में। तो आप वहाँ पे देख के इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हो। वैसे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हैं, तो ये सब में ज़्यादा सोचना नहीं, ठीक है। तो अपन को क्या सीखना था? प्लेन मिरर में बेसिकली ये दो लॉ होते हैं, आई इक्वल टू आर, और कैसे बनाई जाती है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। समझ गए? सिंपल सी चीज़ थी, कुछ ज़्यादा खतरनाक था नहीं। 8वीं क्लास की चीज़ है यार। अभी भी कोई समझा नहीं तो पीछे जाके वापस देखो, जब तक समझ नहीं है आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, या अगर बढ़ जाओ, अगर बहुत ज़्यादा जरूरी तो वापस आके देखना जरूर, ठीक है। तो ये अपनी पहली चीज़ क्लियर हो गई। अब प्लेन मिरर में क्या हो रहा था? प्लेन मिरर के अंदर यार आपकी जैसे रेज ऐसे ऐसे आ रही थी, तो ऐसे के ऐसे वापस जा रही थी, कि ऐसे ऐसे अगर रेज आई तो यहाँ से टकरा के ऐसे 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 करके बाहर चली गई, है ना। तो यार मज़ा नहीं आ रहा था यार, मतलब लाइक ठीक है यार, चलो पैरेलल को पैरेलल रख दिया, क्या मजा है। अब साइंटिस्ट लोगों ने थोड़ा सा दिमाग लगाना शुरू किया, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा इमेज फॉर्मेशन समझ लेते हैं अपन। तो अपने पास जैसे ये मिरर है, प्लेन मिरर ही,
तुमने यहाँ पे जैसे एक ऑब्जेक्ट रख रखा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट को अपन ऐसे तीर से डिनोट करते हैं, ये सबने पढ़ा हुआ है। तो अपन क्या करते हैं कि अपन यहाँ से दो रेज निकालते हैं, एक टॉप से एक बॉटम से है। तो ये रे यहाँ गई, ये रे यहाँ गई। अब ये जो रे है, ठीक है, ये एक इमेज बनाती है सच दैट ये जो इमेज है ये जितनी यहाँ से आगे है ना उतनी ही यहाँ होती है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। या आप इसको अभी ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर ये वाली आपकी जो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से अगर इस तरह की एक रे निकले जो यहाँ हिट करती है, ठीक है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकाल के देखोगे तो यहाँ वापस आएगी, ठीक है। तो अगर आपने इसको ट्रेस किया यहाँ तक तो ये वाला जो पॉइंट है, सॉरी, तो ये अब देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि ये वाली जो रे है ये लौट तो ऐसे वापस आ गई, लौट के बदू घर को आ गए, देखो यहाँ से टकरा कि यहाँ वापस लौट के आ गई। लेकिन अगर आप इसकी बैकवर्ड ट्रेसिंग करते हो कि कहाँ से आने की इसकी लग रही संभावना, ठीक है, तो यहाँ से देखो ये वाली जो रे है ये निकली ऐसे और वापस ऐसे आ गई। तो ये आने का प्रिटेंशन लग रहा है कि यार ये यहाँ से आई है कहीं से, ये वाली रे लग रहा है यहाँ से कहीं से आई है। तो अगर तुम इस पॉइंट की ट्रेसिंग करोगे तो वो लगेगा कि यार इस पॉइंट की जो इमेज है वो यहाँ बन रही है, ठीक है। अब ये किसी बच्चे को समझ में नहीं आया कि भाई क्या हो रहा है, तो भाई मान लो कि ऐसा होता है, ठीक है। आई थिंक कई सारे बच्चे इसलिए भी उलझ जाते हैं क्योंकि वो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। क्वेश्चन सॉल्व करने पर ज़्यादा ध्यान दो भाई, फिजिसिस्ट बाद में बन सकते हैं, ठीक है। इसकी अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी वगैरह रीड करते हैं 2-4 बार, फिर आती है अच्छे से, ठीक है। अगर आपको भी आ गए तो बहुत अच्छा है, वरना आप क्वेश्चन सॉल्विंग के स्पेशली ध्यान देना, क्वेश्चन सॉल्विंग में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, अपन ने इस पॉइंट को लिया, इससे दो रे निकाली, एक थोड़ी तिरछी एक थोड़ी सही। तो अपन ने एक रे यहाँ डाली तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आ गई, ऐसा लग रहा है किसी इधर से आ रही है, ठीक है। तो ये अपन ने रे बना दी। इस पॉइंट को अपन ने यहाँ से एक बार और रिफ्लेक्ट कराया, तो ये देखो ये रे ऐसा लग रहा है यहाँ से आई है, दोनों मैच होंगी यानी वहाँ से आ रही होगी ले, ठीक है। तो यहाँ पे ये बन जाएगा। अब आप ऐसे हर पॉइंट का अगर ये वाला ट्रीटमेंट करते हो तो लाइन टू लाइन ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो इसको कहा जाता है वर्चुअल इमेज, क्योंकि ये सच्ची में रेज जो है वो कहीं मीट नहीं हो रही है। अगर सच में कहीं रेज मीट हो रही होती उसको कहते हैं अपन रियल इमेज, ये वर्चुअल इमेज, ठीक है। प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, उसके अंदर आपकी जो इमेज है वो इरेक्ट रहती है, मतलब अगर ये सीधी है तो ये सेम रहेगी। मैग्निफिकेशन 1 है। मैग्निफिकेशन 1 का मतलब क्या है कि जितनी बड़ी ये इमेज है उतनी बड़ी ये। अगर आप प्लेन मिरर में चेहरा दिखते हो तो ऐसा थोड़ी बड़ा थोड़ी दिख जाता, छोटा दिखता है, राइट। अब बात करते हैं कि यार चलो ये मैंने तुम्हें इमेज फॉर्मेशन बता दी। अब साइंटिस्ट लोग को और दिमाग खराब हुआ, उन्होंने बोला कि अपन क्या करते हैं भाई, अपन मिरर को मोड़ देते हैं, है ना। मतलब वो नहीं होता, आप कहीं गए होगे हॉन्टेड हाउस वगैरह में जो नहीं होते बेले वेले, सो यू मस्ट हैव सीन दोज वियर्ड मिरर्स लगे होते हैं, इनमें अजीब सा चेहरा दिखता है, राइट। तो उस तरह की उनको टाइम पास सोचा कि भाई यार अपन मोड़ देते हैं, मिरर मोड़ देते हैं, ठीक है। सिलेबस बढ़ाना था उनको बच्चों का, तो मिरर मोड़ दिया उन्होंने, तो ऐसा कर दिया मिरर। अब इसके अंदर देखो फटाफट से अपन इसकी टर्मिनोलॉजी समझते हैं, ठीक है। आई थिंक काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी ये वाली, एक में नहीं लेना चाहिए तो कोई बात नहीं। हाँ, तो आपने क्या किया, ये जो मिरर है ये क्या कैसे बना, आपने एक स्फेयर लिया, तो ये आपका एक स्फेयर था, ठीक है। स्फेयर मतलब गोला था, उसका एक पोर्शन कट कर दिया, ठीक है। तो ये मिरर पूरा ऐसा है, ठीक है, ऐसा मिरर है ये, ऐसा नहीं है कि ऐसे बस बना हुआ है एक लकी, ठीक है, पूरा 3 डायमेंशन फिगर है ये, इसको रिप्रेजेंट हम ऐसे करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो मिरर है इसकी कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर आप इस पर कोई रे डालते हो इधर से, ठीक है, हाँ, तो चलो इससे पहले मैं बता देता हूँ, इसके कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो फॉर एग्जांपल ये जो मिरर है इसका जो सेंटर वाला पोर्शन है, ठीक है, मतलब कि इस पोर्शन का सेंटर या जो मिड पॉइंट है उसको कहा जाता है पोल, ठीक है, पोल, ओके। एक होता है कि यार ये जो स्फीयर का बना है ना उसका जो सेंटर है उसको कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये जो रेडियस है इसको कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट से कुछ खतरनाक चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे एक और चीज़ होती है फोकस, वो बेसिकली होता है इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली, ठीक है। तो फोकस कहाँ होता है, पोल और सेंटर कर्वेचर के बीच में। अब एग्जैक्टली नहीं होता है, लगभग होता है, लेकिन फिजिक्स क्लास 12th में, जेई मेन, जेई एडवांस में हम यही मानेंगे कि फोकस सेंटर में ही इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में होता है, ठीक है। ये ज़्यादा सोचना ओलंपियाड वालों को रहता है कभी कभी, तो वो जब देखेंगे तब देखेंगे। अभी अपन क्या मानेंगे कि फोकस आपके सेंटर और पोल के एग्जैक्टली बीच में है, ठीक है, अनलेस क्वेश्चन में बता दिया जाए कुछ और, ठीक है। फॉर स्मॉल मिरर फॉर मतलब आप ये समझो कि ये अजम्पशन वैलिड तब है जब आपका जो मिरर है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है और आप सेंटर के पास में रे डाल रहे हो, जो पर ऑलमोस्ट हर बार अज्यूम करते हैं। तो फालतू का इस तरह का सोचना नहीं है ज़्यादा। ये हो गए कुछ ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब फोकस क्या होता है एग्जैक्टली, फोकस बेसिकली ये होता है कि अगर तुमने इस मिरर पे पैरेलल रेस फोकस डालते हो ना, तो इसकी जो आपकी इमेज फॉर्मेशन है वो फोकस पे हो जाती है, ठीक है। मतलब रेस फोकस पे कन्वर्ज हो जाती है अगर आप डालते हो ना। जैसे फॉर एग्जांपल देखा होगा पैराबोलिक होते हैं कहीं कहीं पे स्ट्रीट लाइट्स वगैरह,
उसमें आप देखना कई बार ऐसी रे फोकस होकर जाती है इमरजेंसी लाइट्स वगैरह में, तो वो क्या होता है कि यार वो पैरेलल रेस कहीं से छूट के एक पॉइंट पे फोकस कर रहा होता है, ठीक है, इस तरह का ये चीज़ होती है। तो ये हो गया आपका मिरर, कर्व्ड मिरर, ठीक है, स्फेरिकल मिरर की कुछ बातें। अब यहाँ पे कुछ बातें आई कि यार इसका कोई फॉर्मूला है क्या। जैसे फॉर एग्जांपल प्लेन मिरर के अंदर हमने क्या बोला था कि आपकी अगर इमेज डिस्टेंस जो है उतना ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जितना, मतलब ऑब्जेक्ट मिरर के जितना पीछे है उतना ही आगे होगी आपकी इमेज की डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट किसका, साइन कन्वेंशन का, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर में, क्योंकि बच्चे वो गलत कर देते हैं। तो अब तुम यहाँ से समझो ध्यान से, तो कुछ टर्म्स हैं। अब यहाँ पे अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो यहाँ पे 3-4 चीज़ें आ रही है। ये स्पेरिकल मिरर का ऑलमोस्ट पूरा ट्रीटमेंट है। 1/v + 1/u = 1/f। अब तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले ये आ रहा होगा भाई ये v क्या है, ये u क्या है। चलो f तो आपने बता दिया है ना कि f फोकल डिस्टेंस है, मतलब फोकस की डिस्टेंस कितनी है पोल से। तो ये मैंने बताया ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल है, तो ये फोकस बीच में है, तो f की वैल्यू होती है r/2, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर या तो दे रखा होगा उसका आधा कर लेना, या फोकस यूजुअली दिया हुआ भी होता है कि फोकल लेंथ इतनी है। तो ये जो डिस्टेंस होता है उसको फोकल लेंथ बोला जाता है, ठीक है। ये f को बोला जाता है फोकल लेंथ, है ना। तो ये अपन समझ गए। तो f पता क्या, v और u क्या देखते हैं। तो देखो कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं, लोग जबरदस्ती का पता नहीं कॉम्प्लिकेट रहता है। आप में से कई बच्चों ने तो 8th और 10th में पढ़ा भी होगा, तो आई थिंक थोड़ा ईजी होगा। तो देखो अगर ये अपना मिरर है, ये आपका पोल है, आपने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रख रखा है, ठीक है। ये डिस्टेंस देखो कितना है, ये होता है आपका u, कि ऑब्जेक्ट पोल से कितना डिस्टेंस पे, ये होता है u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, समझ गए। और आपकी इमेज जैसे फॉर एग्जांपल, अब यार इसके केस में जैसे आपकी इमेज यहाँ बनी, ठीक है। अब इसकी इमेज में थोड़ा बहुत ट्रेस करके बता देता हूँ कैसे बनेगी। तो ये देखो अगर आपने यहाँ पे जैसे इसको डाला ना, तो देखो पैरेलल रे अगर अपन लेते तो फोकस से पास होती है, तो चलो फोकस से पास करा दी, ठीक है। और अगर आप पोल से कोई रे पास कराते हो ना, जैसे अपन ने पोल से पास कराई, तो वो यूं की यूं रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, यूजिंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये ऐसे कुछ जाएगा, तो ये ऐसा जैसे कोई इमेज बन गया। अब देखो एग्जैक्टली मैंने नहीं देखा कि किधर कहाँ इमेज बना है, ठीक है, मैंने रफ डायग्राम बनाया है। तो ये इमेज जहाँ बन रही है ना, वो डिस्टेंस होता है आपका v। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, दिमाग में बैठा लो। और डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल इज इमेज डिस्टेंस। अब यहाँ पे लफड़ा है, ठीक है, क्या है बताता हूँ कि इन दोनों में आपको साइन कन्वेंशन घुसाने होते हैं। तो u और v होता है क्या मैंने बता दिया, लेकिन साइन कन्वेंशन घुसाने होते हैं। साइन कन्वेंशन क्या होता है, तो देखो साइन कन्वेंशन ये कि u को अपन प्लस लेंगे माइनस लेंगे, v को प्लस लेंगे माइनस लेंगे, क्योंकि उससे फर्क पड़ जाता है, ठीक है। तो इन वैल्यूज के अंदर प्लस और माइनस आता है, ये दिमाग में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन कुछ चीज़ें देखते हैं। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट, हाँ, अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन क्या होता है, तो देखो आप ये देखो कि लेफ्ट टू राइट आप जाओ ऐसे, ठीक है, रे जिस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है उस डायरेक्शन में, ठीक है, अपन ऐसे जा रहे हैं। इस डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हो, है ना, तो इस डायरेक्शन में इस तरफ जो भी क्वांटिटीज हैं वो होंगी आपकी पॉजिटिव, लेफ्ट टू राइट वाली होंगी पॉजिटिव, मतलब पोल के उस साइड जहाँ चीज़ें रही है वो पॉजिटिव हो जाएंगी। ये आपका ओरिजिन आप मान लेते हैं। इस साइड वाली चीज़ें हो जाती है पॉजिटिव, इस साइड वाली चीज़ हो जाती है नेगेटिव। तो अब एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा। मैंने क्या बोला, ये आपका ओरिजिन है, इधर आपकी पॉजिटिव साइड रहती है, इधर आपकी नेगेटिव साइड रहती है। रे अगर इधर ट्रैवल कर रही है तो इस तरह से, ठीक है। तो अब एक बात बताओ कि किसका साइन क्या होगा, फोकल लेंथ का साइन क्या होगा, u का साइन क्या होगा, v का साइन क्या होगा। चलो बताओ पॉज करके, ठीक है, आपने 8वीं और 10वीं में पढ़ा हुआ भी है। तो चलो मैं बताता हूँ। देखो u की बात करते हैं, तो आपका ऑब्जेक्ट इस साइड पड़ा हुआ है, आपका ऑब्जेक्ट इस साइड पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट इस साइड पड़ा हुआ है मेरे भाई, तो इसका क्या मतलब हुआ कि u जो है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि इस साइड है, आपका ओरिजिन इधर था, इधर है, ठीक है। अब बात करते हैं v की। v क्या है, v है आपका इमेज डिस्टेंस। इमेज कहाँ बन रही है, इमेज तो इधर बन रही है, तो v भी आपका इधर है, तो यानी कि v भी नेगेटिव हो गया। फोकल लेंथ की बात करते हैं, फोकल लेंथ किधर है, तो फोकस किधर है बताओ, फोकस ओके इस साइड है, फोकस ओके इधर है, यानी कि ये भी नेगेटिव हो गया। तो कॉनकेव मिरर, कॉनकेव का मतलब जिसमें ऐसी केव बन रही हो, ठीक है, केव बन रही है, इसमें आपकी जो फोकल लेंथ होती है नेगेटिव होती है, और यू और वी इस केस में नेगेटिव है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आएगा मैं फटाफट से बता देता हूँ। यू हैव बीन गिवन अ मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर लेट से 10 सेंटीमीटर। आपने एक इमेज रख दी 20 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो v कितना होगा, कहाँ पे इमेज बनेगी, ठीक है। तो अपन ने ये 10 सेंटीमीटर दूर रखा है, ठीक है, सॉरी 20 सेंटीमीटर दूर रखा है ऑब्जेक्ट,
इस मिरर से, और यहाँ पे फोकस है आपका कहाँ पे 5 सेंटीमीटर पे, ठीक है, क्योंकि f इक्वल टू r/2 होता है, याद करो बताया था, ठीक है। तो अपन लगाते हैं 1/v इक्वल टू 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, तो 1/v, v अपन को निकालना है तो 1/v, चलो 1/v, u कितना होगा, u कितना है दे रखा है -20, यहाँ मैंने 20 लिखा है, ये पीछे की तरफ है तो -20 आएगा, इक्वल टू 1/10, गलत, क्यों, क्योंकि तो आ रहे हमें तो f चाहिए, तो 1/5, वो भी गलत, क्यों, फोकस इस तरफ है तो फोकल लेंथ तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये 1/v इक्वल टू -24 + 1, तो ये -20/3 हो जाएगी। तो यानी कि जो इमेज है वो इधर बनेगी -20/3 डिस्टेंस, यानी कि इस साइड 20/3 डिस्टेंस पे बनेगी, ठीक है। ये सिंपल चीज़ है यार, 10वीं क्लास की आपने पढ़ी हुई है, ज़्यादा इसमें दिमाग खराब नहीं करना अपना, है ना। तो अब यहाँ पे मिरर एक और तरह का भी आता है यार, कॉन्वेक्स वाला। इसमें क्या होता है तुम खुद सोच लो यार, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन इसकी बात करें, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा, इसका फोकस यहाँ होगा, ठीक है। तो आपकी जो इमेज बनेगी ना वो इधर बनेगी, फोकस पे बनेगी आपके, ठीक है। ये देखो अब ये वर्चुअल इमेज होगी। अगर आपने पिछला वाला देखा हो ना केस, तो उसमें रेस सच में मीट कर रही थी, कॉनकेव के केस में रेस सच में मीट कर रही थी फॉर रियल, तो ये रियल इमेज है। और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका ये ऐसे जाके देखो, ये ऐसे उधर उधर जा रहा है, तो ये हो गया आपका क्या, वर्चुअल इमेज, समझ आ रहा है, ओके। तो ये चलो ठीक है, जैसा भी है, तो ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर। इसमें कुछ अलग नहीं होता है, इसके अंदर बस फोकस की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो अगर यहाँ पे अगर रख देते 20 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट, तो u की वैल्यू क्या लेते, -20, v निकालना था, और f की वैल्यू जैसे यहाँ पे 10 सेंटीमीटर अगर आपका होता सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो f कितना होता 5 सेंटीमीटर, r/2, सिंपल, ओके। और फोकल लेंथ कितनी ले लेते हैं, f की वैल्यू +5, ठीक है। प्लस क्यों नहीं, क्योंकि इस साइड है आपका पोल है ना, ये यहाँ पे है ना ओरिजिन, तो उस साइड है, तो इसलिए प्लस ले ली, सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्फेरिकल मिरर की बात, ओके। अब यहाँ पे 2-4 और बातें आएंगी। एक होता है मैग्निफिकेशन, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या होता है कि आपकी मेरा इमेज कितनी बड़ी दिख रही है, ठीक है। तो अब उसमें क्या होता था भाई, इसका फॉर्म होता है -v/u। बट अपन जैसे प्लेन मिरर की बात करें, अगर यहाँ पे डिस्टेंस u थी, ठीक है, तो उसी डिस्टेंस पे बनती है आपकी इमेज, बताया था मैंने कि जितनी आगे उतनी पीछे। तो यहाँ पे आपकी m कितनी होगी, ये देखो -v/u, v कितना है, अब यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट इमेज उधर बन रही है, तो ये u ही रहेगा, ठीक है। और इमेज जो है वो आपकी उस साइड बन रही है, ठीक है। तो इमेज डिस्टेंस या जो v है उसकी वैल्यू +u होगी, ठीक है। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ। या आप ऐसा देखो ना कि अगर ये 10 सेंटीमीटर के यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था, तो 10 सेंटीमीटर पीछे बनती, मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पे u कितना होगा, u होगा -10, तो u डाल दो -10, क्योंकि इमेज पीछे, ऑब्जेक्ट पीछे है, इमेज कहाँ बन रही है, उस साइड, तो v कितना होगा +10, ठीक है। इसकी आप मैग्निफिकेशन निकालोगे तो 1 आ जाएगी एग्जैक्टली, ठीक है। अब अपन निकालते हैं कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर वगैरह की। तो कॉनकेव मिरर अगर है यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल कि ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो उसकी कुछ इमेज बनेगी यहाँ पे जाके, ऐसा कुछ होगा, इस तरह का कुछ, ठीक है। तो ये जैसे ये जैसा आपकी इमेज बन गई। तो इसमें आपने देख लिया कि v इतना सा है, -समथिंग -5, u आपका -10 है फॉर एग्जांपल। तो m कितनी हो जाएगी, -v/u, v कितना है -5, u कितना है -10, ये हो गया आपका। तो ये कितना हो गया -1/2, मतलब कि इमेज जो है वो आधे साइज की बनेगी और उल्टी बनेगी। देखो इमेज यहाँ उल्टी बन रही है, इसका जो टिप है वो यहाँ आ रहा है, ठीक है, क्या समझ में आ रहा है ना। तो पॉइंट ये था कि मैग्निफिकेशन ये बता रही होती है कि आपकी इमेज एक तो उल्टी हो गया, सीधी हो गया, नेगेटिव है, यानी कि ऑब्जेक्ट की उल्टी इमेज आएगी। आप देखना कि कई बार आप अपने उसका अगर आप देखोगे ना, किसका एग्जांपल लूँ यहाँ पे मैं, कोई कॉनकेव मिरर अगर आपके पास हो ना, कॉनकेव मिरर है ना, ये आई थिंक आपको उस सब में मिल सकता है। स्पून वगैरह में जाके देखना, स्पून लेना, उसके अंदर में शक्ल देखना, कई बार आपको उल्टी दिखेगी क्योंकि वहाँ इमेज उल्टी बन रही है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव है और छोटी बनेगी यहाँ पे इमेज, ठीक है। हर बार जरूरी नहीं है कॉनकेव मिरर के अंदर बड़ी इमेज भी बन सकती है अगर आप इनफ पास जाते हो, ठीक है, वो भी होता है, लेकिन वो डिपेंडिंग ऑन केस, आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो। तो अपन ने क्या देखा, स्फेरिकल मिरर के केस में ये 2 फॉर्मूले होते हैं, ये और ये। मैग्निफिकेशन निकालने क्वेश्चन आएगा तो आप निकाल सकते हो -v/u करके, और मैंने बता दिया v और u कैसे निकालते हैं, मैंने बता दिया कि इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है। तो देखो रिफ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है,
सबने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि यार एक ट्रांसपेरेंट मीडियम अगर है, यहाँ पे अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। μ1 μ2 क्या होते हैं बेसिकली, वो ये होते हैं कि यार आपकी स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक है। तो अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर वाटर में हो, ठीक है, तो वाटर के अंदर ऑब्जर्व किया गया है कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो 3/4 ऑफ ओरिजिनल जो वैक्यूम में होती है ना स्पीड, उसकी 3/4 होती है। तो अगर आप म्यू की वैल्यू निकालते तो 4/3 आ जाती है लगभग। तो ऐसा ऑब्जर्वेशन किया गया, तो साइंटिस्ट लोगों ने फिर कैलकुलेशन की तो पता चला कि ये जो है ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है, ठीक है। जैसे रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा था, ये देखो ये रे ऐसे जा रही थी ना, वैसे ही यहाँ पे ऐसे बेंडिंग हो जाती। तो इस एंगल कहा जाता है आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन, ठीक है। इनके बीच में रिलेशनशिप होती है क्या, साइन आई अपॉन साइन आर, या ऐसे कर लो दिस इंटू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड इंटू साइन ऑफ उसका एंगल, ठीक है। ये स्नेल्स लॉ कहा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये 10वीं में पढ़ी हुई है, मैं बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करूंगा नहीं, इसको समझ गए होगे आप लोग, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है यार कि अगर आपको यहाँ पे आई दे रखा है कि यार कोई ग्लास स्लैब है, उसके ऊपर अगर 30 डिग्री से इंसिडेंस किया तो यहाँ पे आपको एंगल ऑफ यहाँ पे आपका कितना है, μ1 है। वैक्यूम का या एयर का अपन 1 मानते हैं, तो 1 इंटू साइन 30 बराबर, यहाँ पे ग्लास स्लैब है तो ग्लास का आपको दे रखा होगा जैसे 1.5 है फॉर एग्जांपल, तो 1.5 इंटू साइन ऑफ आर, तो उससे आर की वैल्यू आ जाएगी, निकालो साइन इनवर्स 2/3 आएगी, ठीक है। सिंपल सी चीज़ थी, कोई खतरनाक बात नहीं बोली मैंने, ये सारी चीज़ें 8वीं और 10वीं क्लास की चीज़ें हैं, ठीक है, कुछ अलग आया नहीं अभी तक। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसमें भी वही है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगते हैं, 2 लॉ होते हैं, पहला ये स्नेल्स लॉ और दूसरा ये कि तीनों की तीनों सेम प्लेन में होनी चाहिए कि आई नॉर्मल और आर, ये वाली रे नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे सबकी सब सेम डायरेक्शन में सेम प्लेन में होनी चाहिए, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, कुछ खतरनाक नहीं है, ये भी आपने 10th में पढ़ा हुआ है। तो चलो इस पे अपन ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, अपन पढ़ते हैं आगे। अब आते हैं लेंस की बात। तो अब देखो इन्होंने क्या किया, अगर अपन एक ग्लास के स्लैब को काट के इस तरह से बना देते हैं ना कि यार अपन उसकी दोनों फेसेस को ऐसे कर्व कर देते तो एक लेंस बन जाता है, जैसे चश्मे के अंदर होता है ना, जैसे ये चश्मा है, ठीक है। तो ये लेंसेज है ना। तो ये कैसे बने, अब मैं इसमें दिखा नहीं पाऊंगा कैमरा में क्योंकि मेरे लेंस जो है वो फ्रेमलेस नहीं है, फ्रेमलेस वाले लेंस मेरे पता नहीं कहीं होंगे, बट एनीवे तो इसमें बेंडिंग होती है, या तो इस तरह का होता है या इस तरह का होता है, ठीक है। तो ये वाला जो लेंस होता है ना, ये क्या करता है, पैरेलल रेज को ऐसे फोकस करता है एक जगह पे, ठीक है। ये होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। और ये होता है आपका कॉनकेव लेंस। इसमें क्या होता है, अगर आपने पैरेलल रेज छोड़ी तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने, ठीक है, कुछ खतरनाक नहीं बोला है, वापस से सब 8वीं 10वीं का माल है। ओके, अब कुछ और नहीं बातें। अब ध्यान दो कि मिरर के केस में इसको, इस वाले केस में, हाँ मिरर के केस में ऐसा अगर होता है उसको कॉनकेव बोलते हैं कि अंदर केव बन रही है। तो यहाँ पे केव यहाँ वाली देखी जाती है, ठीक है। तो ये कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स और ये भी कॉन्वेक्स, ठीक है, समझ गए। तो अब यहाँ पे मिरर, अब यहाँ पे भी लेंस फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। अब ये अपना इजी कवर होगा क्योंकि अपन ने मिरर के अंदर अच्छे से पढ़ लिया था कि कैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। अब ये इजीली कवर होगा। देखो, तो अगर आपके पास कोई लेंस है, ठीक है, और यहाँ पे आपने कोई ऑब्जेक्ट रख रखा है, इसका भी यू सेम डायरेक्शन से निकालोगे। तो अगर आप इसकी इमेज वगैरह बनाओगे तो यहाँ जाके कुछ बनेगी, इस तरह से आप बनाओगे तो कुछ इस तरह से हरकतें होंगी। तो लेट से ऐसी कुछ इमेज बन गई फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये जो इमेज बनेगी ना, यहाँ पे आपको ये नोट करना है कि यहाँ पे जो v होता है ना यूजुअली पॉजिटिव आएगा ऐसे केस में। अब फॉर एग्जांपल अपन देखें इसकी बात, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगता है, ये 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ओके, यहाँ पे f और r के बीच में रिलेशन वैसा नहीं होता है, जरूरी नहीं है कि आपका जो r/2 वाला रिलेशन हो हर बार वैलिड हो, उसके लिए अपना अलग फॉर्मूला आएगा जो मैं बाद में बताऊंगा। बट ये फॉर्मूला डेफिनेटली वैलिड हो सकता है। लेंस फॉर्मूला इसको यूज कैसे करते हैं, तो यू आर गिवन अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ कि कॉन्वेक्स लेंस अगर तुम्हारे पास है, ठीक है, अगर तुम्हारे पास कॉन्वेक्स लेंस है तो उसके केस में, हाँ अगर तुम्हारे पास कॉन्वेक्स लेंस है उसके केस में फोकल लेंथ की साइन क्या होगी ये बताओ, है ना। तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन ने जैसे अगर यहाँ पे अपन ने जैसे कोई इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा कोई, तो उसकी रेज आके सामने बनती है इमेज, बताया था मैंने, फोकस सामने होता है। तो यानी कि ओरिजिन अगर आपका ये है, सेंटर ऑफ द लेंस अगर है, तो आपकी इमेज डिस्टेंस क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, यानी फोकल लेंथ पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस की हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो प्लस 10 सेंटीमीटर का जैसे है, यू की वैल्यू दे रखी है कि 20 सेंटीमीटर पीछे पड़ा हुआ है, तो फॉर्मूला में डालो 1/v माइनस 1/u। यू कितना है 20, गलत, -20, क्योंकि ऑब्जेक्ट पीछे पड़ा हुआ है। तो -20 इक्वल टू 1/+10। तो निकाल दो, इससे आंसर क्या आएगा, 20/3 आएगी v की वैल्यू, ठीक है। 20/3 लिखी हुआ है, किसी को समझ नहीं आ रहा है, ये 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f लिखा हुआ है, ठीक है। चलो अपन देखते हैं आगे।
अब देखो कॉनकेव मिरर के कॉनकेव लेंस आएगा, उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर सेम चीज होगी, बस उसमें क्या कर रखा होगा, या एफ की माइनस की जगह प्लस की जगह माइनस कर रखा होगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको देखना है कि यार क्या लेंस की स्पेसिफिकेशन दी है। अगर बोल रखा है कॉनकेव लेंस है तो सिंपली फोकल लेंथ नेगेटिव कर देनी है, ठीक है। और कॉनकेव मिरर के केस में भी यही था, याद करो, कॉनकेव के अंदर नेगेटिव आती है, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव आती है, ठीक है। अब अपन देखते हैं रियल और वर्चुअल की बात, कि रियल इमेज कौन बना रहा है, वर्चुअल इमेज कौन बना रहा है। तो मिरर के केस में रियल इमेज बन रही थी कॉनकेव के केस में, लेकिन अगर आप लेंस की बात करो, ठीक है, लेंस के केस में क्या होगा, देखो ये ऐसे जा रही है रेस, तो देखो ये इमेज जो है वो सच्ची में रेस की मीट नहीं हो रही है। तो ये जो इमेज है वर्चुअल इमेज बनती है, मतलब कि ऐसा लगता है कि रेस जो है यहाँ से निकल के आ रही है, लेकिन सच में क्या यहाँ पे मीट हो रही है, नहीं। जैसे देखो यहाँ पे सच में मीट हो रही है ना, रेस रिफ्लेक्ट होकर सच्ची में आके मिली, वैसा यहाँ नहीं हो रहा है। तो इसको कहते हैं वर्चुअल इमेज, ये होती है रियल इमेज। अब अगर अपन कॉन्वेक्स की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में वर्चुअल इमेज बन रही है। देखो ये रेज ऐसे जा रही है, ऐसा लग रहा है यहाँ से आ रही है, लेकिन सच्ची में नहीं आ रही है, तो ये हो गई वर्चुअल इमेज। और कॉन्वेक्स लेंस के केस में रियल इमेज बनती है, देखो ये सच में जाके मीट हो रही है। तो चलो ये वाली बात अपनी हो गई, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं मैग्नीफिकेशन का केस। अब लेंस के केस में क्या होता है कि अगर आपको मैग्नीफिकेशन निकालनी है तो उसमें सिंपल v/u करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था ना, इसमें v की वैल्यू 20/3 प्लस आ रही थी, u की वैल्यू -20 थी, इसमें m कितना आएगा, v/u कितना हो गया ये -1/3, यानी कि इमेज जो है वो उल्टी बनेगी और छोटी होगी साइज में, ठीक है। समझ आ गया ना इतना। तो अभी तक मैंने क्या क्या बता दिया, ये होता है स्फेरिकल मिरर का फॉर्मूला और ये होता है स्फेरिकल लेंस का फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूले 10वीं क्लास के, अभी तक तो मैं 11th-12th में घुसा तक नहीं हूँ, अभी मैं केवल 10वीं का रिवीजन करा रहा हूँ अभी तक, ठीक है। तो अब अपन थोड़ा सा 12वीं का मटेरियल देखते हैं। ये तो देखो, अब साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि अगर मेरे को एक पर्टिकुलर फोकल लेंथ का मेरे को जैसे मिरर बनाना है, वो तो हुआ आसान। क्यों, आपको पता है कि F=R/2 होता है, तो आपको जितनी फोकल लेंथ चाहिए उसका डबल कर लो और उतने रेडियस का स्फेयर बना के उसमें से मिरर काट लो, बन गया। अब यार अगर किसी को ऐसा हो कि मेरे को एक लेंस बनाना है जिसकी एक पर्टिकुलर फोकल लेंथ, तो मैं क्या करूँ, मेरे पास एक पर्टिकुलर ग्लास होगा, ग्लास का म्यू मेरे पास गिवन होगा, तो मेरे को रेडियस क्या रखने चाहिए उन फेसेस के, क्योंकि देखो लेंस को ऐसे भी काट सकते हो कि एक ऐसे काटा, एक ऐसे काटा, एक ऐसे काटा, एक ऐसे काटा, एक को कम काटा, इधर से बहुत ज़्यादा काट दिया, या दोनों तरफ इस तरह से काटा, इस तरह के बहुत हो सकते हैं ना। इनको अलग अलग नाम से बोलते हैं, ये कॉन्वेक्सो कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव, इस तरह के बहुत सारे नाम होते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स, वो कुछ इस तरह से हो जाता है। तो ये वैसे नामबाजी में कुछ रखा नहीं है, इससे कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अपन इसकी बात करते हैं। तो अब अगर आपको एक दे रखा है एक लेंस, ठीक है, जिसके रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पता है कि यार इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है जिस ग्लास से काटा है इस साइड को, वो है R1, और इस साइड को जिस ग्लास से काटा गया इसका है रेडियस R2, ठीक है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, ये बोल रहा हूँ कि जिस ग्लास से इसको काटा गया, क्योंकि देखो आप इस लेंस की बात करो तो इसको अगर आप पूरा फुल कर दो ना इस सर्कल को, देखो ऐसा स्फीयर बन जाएगा एक। तो जिस स्फीयर से इसको काटा गया उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर R1 है, जिस स्फीयर से इस दूसरे साइड को काटा गया वो अगर R2 है, और इस ग्लास का जो म्यू है वो म्यू है रिलेटिव टू द आउटसाइड मीडियम, ठीक है। तो अगर अपन यहाँ पे इसको एयर माने तो इसका ओरिजिनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही, अगर ये μ1 में पड़ा हुआ है, ये μ2 है, तो μ2/μ1 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली बात है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा रिलेटिव बात की जाती है। किसी को अगर हल्का सा भी कंफ्यूजन आ रहा हो प्लीज़ पीछे जाके वापस देखना, ठीक है। मैं हर बात एकदम लॉजिकली और कनेक्ट करके बता रहा हूँ, किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं यार, पीछे जाके वापस देख लो, है ना, समझ में आ जाएगा। तो चलो यार ये μ2/μ1 वाली बात अपन बाद में करेंगे, आई थिंक आप कंफ्यूज हो गए। आपने एक बार ये मान लिया इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू है और ये वैक्यूम में पड़ा हुआ है, तो अगर अपन को इसकी फोकल लेंथ निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है ये वाला, 1/f = μ - 1 × 1/r1 - 1/r2। चलो एक क्वेश्चन करके बताता हूँ। तो आपके पास एक लेंस है जिसके अंदर ये वाला जो फेस है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है 10 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है कितनी 20 सेंटीमीटर, और म्यू है 1.5। बताओ फोकल लेंथ कितनी इस लेंस की, ठीक है। तो मैं ये वाला पार्ट हटा रहा हूँ, आई थिंक इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अब, ठीक है, ऊपर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो निकालते हैं अपन। तो 1/f की वैल्यू कितनी हो गई, μ - 1, 1.5 - 1 × 1/r1 - 1/r2, 1/r1 - 1/r2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा इससे। आंसर गलत है। वो क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे तुमने वही गलती कर दी जो जिसकी वजह से 99% जेईई एस्पिरेंट्स इस चैप्टर को मुश्किल समझते हैं, वो है साइन कन्वेंशन नहीं समझे तुम लोगों ने, ठीक है। साइन कन्वेंशन कहाँ घुसाओगे यार, साइन कन्वेंशन ऐसे कुछ भी R1 R2 डाल दिया, है ना। तो आपको वापस से साइन कन्वेंशन यहाँ यूज़ करने हैं। साइन कन्वेंशन क्या यूज़ करने बताता हूँ मैं। अगर साइन कन्वेंशन क्या था, याद करो क्या था, कि इस डायरेक्शन में अगर आप लाइट की डायरेक्शन में अगर कंसिडरेशन कर रहे हो, ठीक है, अगर अपन रे इस तरफ से भेजने वाले हैं, ठीक है, तो इस डायरेक्शन से अपन फोकल लेंथ निकाल रही है, अंडरस्टूड है, दोनों डायरेक्शन से अलग अलग होगी, ठीक है।
अगर लेंस सिमेट्रिकल नहीं है तो इस डायरेक्शन से अपन जैसे रे डाल रहे हैं तो इस डायरेक्शन में जो भी रेडियस है वो हो जाएगा क्या, पॉजिटिव। R1 जो है वो इस तरफ है तो R1 पॉजिटिव होगा तो +10 यहाँ आएगा, ठीक है। 20 का अपन को अब देखना है। और ये जो फेस है इसकी मैंने बोली थी R2 20 है, तो R2 किस तरह आ रहा है, देखो सर्कल, जैसे देखो इसका सेंटर इधर है और लेंस का सेंटर इधर है, यानी कि इस तरफ है आपका रेडियस, ठीक है। सेंटर अगर इस तरफ है स्फीयर का तो यानी रेडियस इस तरफ आ रहा है। रेडियस वेक्टर अगर आप बनाओगे तो ऐसे बनाओगे, इधर आ रहा है तो क्या हो जाएगा -20, तो यहाँ पे -20 आएगा, +20 नहीं आएगा। तो अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0.5 इंटू, ये कितना हो गया, ये इसकी f की वैल्यू होगी 40/3। तो ये इसकी असली फोकल लेंथ है प्लस में उस तरफ, ठीक है। समझ गए निकालना। ये होता है लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर लेंस बनाने वाला जो होता है ना उसके काम आता है कि उसने देखा यार कि मेरे पास म्यू अगर पता है तो मैं R1 R2 अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ सच दैट मेरे पास इस फोकल लेंथ का लेंस आ जाए, ठीक है। क्या सब लोग समझ गए? कोई बहुत खतरनाक बात नहीं बोली मैंने, बस बोला कि R1 और R2 में साइन कन्वेंशन फॉलो करना कि सबसे पहले जिस फेस पे पहले हिटिंग हो रही है ना, मैं इसको मिटा के नया डायग्राम बना लेता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से। जिस फेस पे पहले हिटिंग हो रही है, इस फेस पे पहले हिटिंग हो रही है, इसका रेडियस देखो कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, वो R1 है साइन कन्वेंशन के साथ। फिर इस पे आओ, इसका कहाँ जा रहा है, वो R2 है। अब अगर ये इस तरह का लेंस होता कि ये वाला तो रेडियस ऐसे और ये वाला भी ऐसे, तो ऑफकोर्स इसका रेडियस जो है वो थोड़ा पास होता, और ये वाला क्योंकि थोड़ा छोटा है, सॉरी ये वाला जो है इसका सेंटर कहीं इधर आता R2 का, और ये वाला थोड़ा पास में होता, ठीक है। तो ये भी अगेन बेंडिंग ही करता, ठीक है। तो आप रफली फोकल लेंथ ऐसे पता कर सकते हो कि यार जिस तरफ ज़्यादा बेंडिंग है, तो देखो ये वाला जो साइड है ये ज़्यादा बेंडिंग कर रहा है तो ये ज़्यादा रिफ्रैक्शन करेगा। ओवरऑल ये एक नियम मान सकते हो आप, ठीक है, थंब ऑफ रूल ऑफ थंब। और ये वाला कम करेगा, तो देखो यहाँ पे बेंडिंग होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा होगी। और यहाँ पे देखो कॉनकेव लेंस आ गया, कॉनकेव लेंस ऐसा होता है ना, देखो कॉनकेव सेक्शन आ गया, तो यहाँ पे नहीं होगी लेकिन इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इवेंचुअली कन्वर्ज ही हो जाएगी, ठीक है। अभी अगर इस तरह का कुछ होता कि यहाँ पे तो थोड़ा सा है और यहाँ पे बहुत बड़ा कॉनकेव है, तो यहाँ पे थोड़ी सी चलो यार डेविएट हुई है ना, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिर वापस से उल्टी चली गई, तो ये इमेज वर्चुअल बनेगी। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ आप कर सकते हो R1 R2 की वैल्यू ट्वीक कर करके, ठीक है। अगेन ये सब मैं वही कॉरोलरीज बता रहा हूँ इस चीज़ की कि यार आप इस फॉर्मूले में क्या क्या ट्वीकिंग कर सकते हो, तो ठीक है। अभी तो कोई बच्चा कंफ्यूज हुआ उस वीडियो में, तो मैंने क्या क्या बताया। सबसे पहले बताया लेंस क्या होते हैं, लेंस रिफ्रैक्शन करते हैं, रिफ्रैक्शन बताया मैंने। रिफ्रैक्शन में 2 लॉ होता है, स्नेल्स लॉ, sin I × N1 = sin R × N2, ठीक है, ये सिंपल सी बात थी। फिर हमने देखा उसकी प्लेन में होने चाहिए आई आर और नॉर्मल, ये तो यार सिंपल सी बातें, ठीक है। फिर अपन ने देखा लेंस फॉर्मूला कि अगर आपके पास एक लेंस दिया है, उसकी फोकल लेंथ दी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस दी, तो कैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हो, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया तो इमेज डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो, रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। फिर हमने देखा कि मैग्नीफिकेशन कैसे निकालते हैं लेंस के केस में। फिर हमने देखा लेंस मेकर फॉर्मूला। अब यहाँ पे भी टेबल्स वगैरह रहती है कि पास में ऑब्जेक्ट होगा किधर बनेगी, वो आप खुद फिगर आउट कर सकते हो बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, ठीक है। वो सब रटना मुझे लगता है बहुत ही बेकार चीज़ है। फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन करके बता देता छोटा सा, ताकि वो बता दो कि वो टेबल कैसे बना सकते हो आप, है ना। मैं रटने में ध्यान नहीं देता कि रटने वाले बच्चों का जेई नहीं निकलता है, ठीक है। उनको स्टार्टिंग में नंबर आ जाते हैं एग्जाम में, टेस्ट वेस्ट में। एग्जाम जब आपका फाइनल होता है उसमें उसी बच्चे का एग्जाम निकलता है जिसको कॉन्सेप्चुअली चीज़ें आती है। जेई में रटने वाली चीज़ें नहीं आती कि भाई ऑब्जेक्ट पास रखा तो किधर बनेगी। फॉर एग्जाम्पल अपने पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, इसका फोकस जैसे इधर है, हमने अगर फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रख दिया तो इमेज कहाँ बनेगी। जैसे ये क्वेश्चन में मैग्नीफिकेशन क्या होगा, तो तुम देखो फॉर्मूले में डाल के देखो 1/v - 1/u = 1/f। तो ये जो u है पहली बात नेगेटिव होगा, ठीक है, और f से थोड़ा सा कम होगा, तो अपन मान लेते हैं f/2 है जैसे अप्रॉक्स, तो ये -f/2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो 1/v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये इमेज फोकस पे बन जाएगी। बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि अगर तुमने जो ऑब्जेक्ट है वो इमेज वो फोकस और पोल के बीच में रखा ना अगर लेंस के, तो देखो f/2 पे रखा, -f/2 होगी u की वैल्यू, ठीक है। तो ये देखो आंसर आ रहा है तुम्हारा यहाँ पे -2/f होके, तो -1/f, तो f पे वापस से पीछे ही इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस के अंदर पीछे भी इमेज बन रही है, और अगर तुम v/u करोगे ना तो कितना आ जाएगा 2, यानी कि सेम हाइट की ऑब्जेक्ट डबल हाइट पे बनेगी, ठीक है। तो अगर तुमने ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ पे रख रखा था ना, तो इसकी इमेज यहाँ पे बन जाएगी डबल साइज की, ठीक है। तो ये वापस से वर्चुअल इमेज होगी, मैग्नीफाइड इमेज होगी और इरेक्ट इमेज होगी। तो ये सब कैलकुलेशन देखो, ये मैंने करके बताया तुम्हें कि ऐसे ऐसे आ रहा है। मैग्नीफिकेशन भी m = v/u कर दिया, तो ये वापस से देखो, है ना। ऑनलाइन लेक्चर की अच्छी बात पता है क्या होती है, रिकॉर्डेड की, आप पीछे जाके देख सकते हो, पीछे जाके देख लो, ये समझ में नहीं आया हो तो ये मैंने बता दिया कि इफ ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस देन इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब वो एक्जैक्टली डिपेंड करता है कहाँ बनेगी, डिपेंडिंग ऑन में कहाँ रखा है, बट वो बेसिकली फोकस से बियॉन्ड बनती है यूजुअली, फोकस या फोकस के
मतलब ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड बनती है, और मैग्नीफाइड इमेज यूजुअली बनती है, इरेक्ट इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, अब अगेन इसमें कुछ चीज़ें जो बोली आप उनको वेरीफाई कर सकते हो कैलकुलेशन वगैरह करके। अब यहाँ पे लोग टेबल रटने बैठ जाते हैं, टेबल आती है पूरी कि यार अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा तो क्या होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, यहाँ पे है तो क्या होगा, सी से पहले है तो क्या होगा। तो भाई करने को करो, कोई दिक्कत नहीं, बट ये रेक्टिफाई करना 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में काम आता है। जेई में इससे कुछ नहीं होता है, जेई में कुछ होगा इससे होगा, इससे होगा, और जो मैंने बताया कैलकुलेशन उससे होगा, और मैं आगे जो बताने वाला उससे होगा। ठीक है, तो चलो यार ये तो हो गई अपनी बातें इधर उधर की। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला आया। ये फॉर्मूला क्या है, ये बेसिकली एक तरह से आप कह सकते हो इसको और इसको कंबाइन करने वाली बातें हो गई। ठीक है, वैसे एग्जैक्टली नहीं, तो ये हो गया रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। तो अगर आपके पास कोई स्फेरिकल सरफेस है जिसका आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ आर है, ठीक है, अब वो डायरेक्शन में नहीं बता रहा, जैसे अपने वाले इधर है, ठीक है, और आपने एक ऑब्जेक्ट रख रखा है इन अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ μ1, और जो ये सरफेस है, जो स्फेरिकल सरफेस चालू हो रहा है मीडियम, उसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। ठीक है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। तो आपने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी और मैग्नीफाइड कितनी होगी, ये फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला आया, साइंटिस्ट लोगों ने निकाला। ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है, याद रखने दोनों। तो ये जितने भी बोर्ड पे फॉर्मूले लिखे ये तो मस्ट इंपॉर्टेंट, मस्ट नो है। ठीक है, तो अपन देखते हैं क्या हो रहा है। तो देखो हमें u पता है, ठीक है, हमें μ1 पता है, μ2 पता है और r पता है। तो ये देखो μ2 माइनस μ1 पर निकाल के फॉर्मूले में डाल के आंसर आ गया। मैग्निफिकेशन कितना होगा, v अपॉन यू अपॉन μ2 अपॉन μ1, तो μ2 अपॉन μ1 से बस तुमको डिवाइड कर लेना है। अब ये सेम टू सेम लेंस वाली बात हो रही है, बट लेंस में क्या होता था कि यहाँ पे अपन एक और स्फेयर लगा देते थे और ये अपन μ1 ही मानते थे, और यहाँ पे अपन μ2 मानते थे। ठीक है, ये फर्क आ रहा था, तो ये μ2 अपॉन μ1 μ1 अपॉन μ1 के 1 हो जाता था। ठीक है, तो इसलिए नहीं हो रहा था। बाकी ये लेंस का थोड़ा सा जनरलाइज्ड फॉर्मेट है। लेंस में क्या किया, यही चीज़ 2 बार लगा दी गई है। तो अपन एक क्वेश्चन देख रहे थे फटाफट से, सिंपल सा क्वेश्चन। आपके पास एक स्फेरिकल सरफेस है जो इन्फिनिटी तक जा रहा है, बहुत बड़ा स्फेयर है जिसका रेडियस और कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर। तो ये प्लस में जाएगा, कॉन्वेक्स है क्योंकि, तो इधर जा रहा है ना रेडियस, तो प्लस 20 होगा। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो 10 सेंटीमीटर पीछे पड़ा हुआ है इसके, ठीक है, इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1.5 और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। तो बताओ इमेज इसके अंदर कहाँ बनेगी। तो मैं ये वाला पार्ट मिटा रहा हूँ अब। तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। μ2 कितना है, 2 अपॉन v फाइंड करना है, माइनस μ1 कितना है 1.5 अपॉन u। अब u यहाँ पे क्या है, पीछे है, देखो ओरिजिन अपन इसको मानेंगे, तो ऑब्जेक्ट तो पीछे पड़ा है ना। इस फॉर्मूले के अंदर ओरिजिन आप इसको मानते हो, इस स्फेयर की जो सेंटर है ना, मतलब स्फेयर का सेंटर नहीं, इसका जहाँ पे शुरुआत हो रही है ना सरफेस की, उसका सेंटर। समझ गए ना क्या कह रहा हूँ मैं। ओके, तो u कितना होगा, -10 होगा। ठीक है, इधर है ना इमेज, ऑब्जेक्ट तो इधर है, -10 होगा। ओके, इक्वल टू μ2 माइनस μ1, 2 माइनस 1.5 अपॉन r किधर है, उधर है +20। तो निकालना। सारे फॉर्मूले पे मैंने क्वेश्चन भी बता दिया, एक एक सिंपल कोई बहुत खतरनाक नहीं बनाया है। अब इनके ऊपर क्वेश्चन जो अच्छे बनते हैं ना, जेई एडवांस वगैरह, वो में कॉम्बिनेशन करके आते हैं। ठीक है, तो मैं अगली वीडियो के अंदर ट्रिक्स वगैरह बताऊंगा। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले नहीं है, जैसे थिन स्लैब रख दिया, जैसे टोटल एंटर रिफ्लेक्शन हो गया, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इनका मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ताकि आपको उन चीज़ों को भी याद कर लो आप। ओके, बट इससे पहले मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी सी बात बता दूं कि लेंस का फॉर्मूला आया कैसे, क्योंकि अगर आप इसको भी समझ जाओगे ना तो आपको काफ़ी चीज़ समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो अगर अपने पास जैसे एक लेंस है, इसके अंदर यहाँ पे R1 एक है, यहाँ पे R2 एक है। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो, अगर मैंने u डिस्टेंस पे अगर एक ऑब्जेक्ट रख रखा है इससे, ठीक है, और ये जो मीडियम है ये μ1 का है, ये μ2 का है। ठीक है, और ये भी ऑफकोर्स μ1 ही है। तो आप देखो कि अगर आपने इस स्फेरिकल सरफेस को कंसिडर किया, क्योंकि देखो लाइट आ रही है, लाइट को थोड़ी दिख रहा है कि यार आगे लेंस खत्म भी हो रहा है, उसको तो ये लगेगा ना एक बार कि भाई ये तो अथाह महासागर है, जैसा अपने स्फेरिकल रिफ्लेक्शन वाला फॉर्मूला देखा था ये वाला। तो आपने क्या किया, पहले केवल इस सरफेस पे ये वाला फॉर्मूला लगा के इमेज निकाल ली कि किधर बन रही है। समझो ध्यान से, u पता है, μ1 पता है, μ2 पता है, r पता है, बिल्कुल पता है, देखो r1 पता है। तो अब इस सरफेस से रिफ्लेक्शन होके कहीं, जैसे लेट से यहाँ इमेज बनती है, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे इमेज बन गई। ठीक है, इस सरफेस की वजह से। अब ध्यान से देखो क्या होगा, ये लाइट रेस ट्रेवल की और यहाँ पे हिट हुई। ठीक है, अभी मैंने फाइनल इमेज नहीं बताया, मैंने बनाया कि केवल इनकी वजह से कहाँ पे बनेगी, इस सरफेस की वजह से। ठीक है, तो लाइट एक बार आके मुड़ गई, ओहो मज़ा आ गया, तो सरफेस में घुस गई। ठीक है, और उसने कहीं पे इमेज बना ली। अब ये वाला जो सरफेस है, ध्यान से देखना, ये वाला जो सरफेस है, ये इसको भी राइट रे मिल रही है, और यहाँ भी स्फेरिकल सरफेस है। देखो स्फेरिकल सरफेस है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी μ2 और μ1 होता है। ये वाला फॉर्मूला अपन वापस से लगा सकते हैं, और फिर इसने कैलकुलेशन वापस कर ली। तो अब कैलकुलेशन कैसे होगी, ध्यान से देखना। अब अपना सेकंड मीडियम ये है, फर्स्ट मीडियम ये है, तो μ2 क्या होगा,
μ1, क्योंकि इसका मतलब होता है नेक्स्ट वाला मीडियम कौन सा है, तो नेक्स्ट वाला मीडियम ये है, v अपन को निकालना है माइनस μ1। अब μ1 मतलब पिछले वाले मीडियम का कितना म्यू है, तो वो यहाँ पे μ2 होगा। ओके समझ आ रहा है ना, कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलो, नहीं समझा पीछे जाके वापस देखो, है ना। क्या क्या मैंने कि इस सरफेस की पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, तो ये μ1 और μ2 क्या होता है, इधर वाला सरफेस μ1 इधर वाला μ2, तो अब इधर μ1 आ गया है तो μ1 यहाँ आएगा और μ2 यहाँ आएगा, ठीक है, अपॉन u। अब u कौन सा होगा, इसकी वजह से जहाँ पे ये डिस्टेंस, इसको जैसे मैं मान लेता हूँ कि ये डिस्टेंस का u1 है विद साइन कन्वेंशन, अगर साइन कन्वेंशन के साथ घुसाना, ठीक है, तो ये अपने निकाला, ये जैसे u1 आया तो यहाँ u1 डाल दिया, ठीक है, इक्वल टू μ2 माइनस v1, यानी कि अगेन μ1 माइनस μ2, क्योंकि μ2 की जगह μ1 है और μ1 की जगह μ2 है, अपॉन r2 विद साइन कन्वेंशन। तो अगर आप इस तरह से निकालोगे तो जो v फाइनल आएगा ना, वो आएगा कि दोनों साइड ऑफ द लेंस से रिफ्रैक्शन होने के बाद फाइनल इमेज कहाँ बनी, वो इससे आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ये निकल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया हो। तो इसी तरीके से आपकी फॉर्मूला फाइनल आया है। ये जो m वाली चीज़ है ना, वो भी वैसे ही आई है कि पहले यहाँ मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट किया, फिर यहाँ मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट किया और ऐसे करके आंसर निकाला गया है। और मैग्नीफिकेशन तो मैं डेराइव भी करा देता हूँ। तो पहले वहाँ पे अब आप ये देखो कि मैग्नीफिकेशन क्या होती है, v अपन u अपन μ2 अपन μ1। पहले वाले केस में मैग्नीफिकेशन कितनी हो रही है, u1 अपॉन u अपॉन μ2 अपॉन μ1 इतनी हो रही है। देखो μ1, इसके केस में v कितना है, u1 है, इमेज डिस्टेंस तो u1 है ना इस स्फेरिकल सरफेस के लिए, तो u1 अपॉन u ओरिजिनल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय μ2 अपॉन μ1, ठीक है। और m2 कितना है, इसका मैग्नीफिकेशन कितना है, v अपॉन u, इसका v कितना है, जो फाइनल v आएगा वो, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का u1 था। और ये साइन कन्वेंशन अपन खुद घुसाएंगे तो अपन को साइन कन्वेंशन यहाँ कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब यहाँ पे μ2 कितना है, μ1 अपॉन μ2, ये देखो। अब आप कभी भी ध्यान देना कि मैग्नीफिकेशन आपको अल्टीमेट निकालनी होती है ना, कि दोनों तीनों से कैसी हो रही है तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो फाइनल मैग्नीफिकेशन इक्वल टू m1 इंटू m2 होता है, विच इज़ नथिंग बट, ये फॉर्मूला है याद रखने की। अगर आपके पास मल्टीपल, अगर आपके पास है डिवाइसेस, ऑप्टिकल डिवाइसेस, तो उसमें मल्टीप्लाई करता है। आप सोचो ना कि अगर एक लेंस है वो इमेज को डबल कर रहा है, फिर आगे एक और लेंस है जो ट्रिपल कर रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, डबल फिर ट्रिपल, यानी 2 इंटू 3 यानी 6 टाइम्स परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो पहले वाले सरफेस ने m1 टाइम्स मैग्नीफाई किया, दूसरे वाले ने m2 टाइम्स मैग्नीफाई किया, यानी टोटल मैग्नीफिकेशन कितनी हुई, m1 इंटू m2। तो कर दो, करो इसको मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, ये और ये कटे, ये कट गए, v अपॉन म्यू बच जाएगा। करके देख लो ये, तो देखो आ गया। लेंस के अंदर यही आता था कि नहीं आता था, मैग्नीफिकेशन v बाई u होती थी कि नहीं होती थी। तो मैंने लेंस फॉर्मूला डेराइव करने का तरीका बताया फ्रॉम दिस फॉर्मूला, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी हो गया एक तरह से कि कैसे अपन इन फॉर्मूलों को इंटरकनेक्ट कर सकते हो, कैसे मल्टीपल, कैसे ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट्स या डिवाइसेस को डील करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें देखी, रिफ्रैक्शन बहुत अच्छे से हमने देख लिया कि क्या होता है रिफ्रैक्शन, मैंने बता दिया लेंस के अंदर कैसे करते हैं, लेंस बनता कैसे, लेंस मेकर वगैरह सब बता दिया, अप्लाई कैसे करना है सब बता दिया साइन कन्वेंशन के साथ। सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, लेंस और मिरर की हर एक एक चीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन कैसा आएगा जेई के अंदर, मैं बताता हूँ कि आपको बोला जाएगा कि आपके पास एक लेंस है जिसका म्यू इतना है, r1 की वैल्यू और r2 की वैल्यू इतनी है, तो इसको यूज़ करके लेंस मेकर फॉर्मूला से आप निकालो क्या, फोकल लेंथ। अब वो बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इतना है, तो अपन 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, f अपने पता कर लिया, u अपन को दिया हुआ है क्वेश्चन में, v निकाल लिया। फिर पूछेंगे मैग्नीफिकेशन कितना है, ये जेई मेन में आ सकता है इस तरह क्वेश्चन, एडवांस में हो सकता है, इजी पूछना हो तो पूछ लें। m इक्वल टू v/u कर लो, v हमें पता है, निकाला अभी अपन ने, और u पता है, ठीक है, u ओरिजिनल दिया था। तो 3 फॉर्मूले लगाने पड़े, पहले अपन ने लेंस मेकर फॉर्मूला से फोकल लेंथ निकाली, फिर अपन ने लेंस फॉर्मूला से इमेज डिस्टेंस निकाला, फिर मैग्नीफिकेशन निकाला। अभी तक अपन ने क्या क्या देखा ऑप्टिक्स में याद करो। अपन ने सबसे पहले देखा प्लेन मिरर, फिर अपन ने देखा स्फेरिकल मिरर, उसके फॉर्मूले देखे, क्वेश्चन कैसे लगाना है थोड़ा बहुत देखा, फिर हम लेंस पे आए, स्फेरिकल रिफ्लेक्शन पे आए, रिफ्रैक्शन थोड़ा बहुत देखा। अब हम इन चीज़ों के एप्लीकेशंस देखने वाले। अभी अपन देखने वाले 4 फेनोमेनन। पहला है स्लैब का फेनोमेनन, दूसरा है आपका एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ, और तीसरा है आपका ये क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको TIR कहा जाता है, और एक आपका प्रिज्म का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पे इन सारे फॉर्मूलों को एक साथ समझते हैं। तो अब देखो ये जो फॉर्मूला है ये थोड़े एडवांस्ड फॉर्मूला है, ये भी याद होने चाहिए, लेकिन इससे पहले आपको पहले वाले याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये एप्लीकेशंस हैं, इनसे भी क्वेश्चंस बन के आते हैं, स्पेशली एडवांस में आ जाते हैं। जैसे कभी कभी जैसे प्रिज्म पे थोड़ा बहुत क्वेश्चन कभी बना देते हैं कि कुछ अलग सा पूछ लिया, क्योंकि इसमें क्या कैलकुलेशन वगैरह काफ़ी अच्छी खासी बन सकती है, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन एडवांस में आ सकते हैं, हालांकि इतना नहीं आता है इन सब से। अगेन मैं कहूँगा इससे स्पेशली प्रिज्म से इतना ज़्यादा नहीं आता है, क्योंकि इसमें देखो बस यही फॉर्मूला है, इसमें कैलकुलेशन हो गई तो आंसर आ गया। ये बोर्ड में थोड़ा आ जाता है, थोड़ा बहुत जेई मेन में आ जाता है, एडवांस में आएगा तो कुछ अच्छा सा बना देंगे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह लगा के, तो हम हालांकि देख लेते हैं, ठीक है। तो स्लैब, तो देखो यार आपके पास अगर एक स्लैब है,
ये सब 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, ये अपन आगे से देख रहे हैं। स्लैब पड़ा हुआ है ज़मीन पे, इस पर रे आई, तो यहाँ पे देखो नॉर्मल अपन एक बनाते हैं, तो देखो यहाँ पे ऐसे नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी और यहाँ हिट हुई, ठीक है। अब यहाँ एक और नॉर्मल बनाओ, तो पहले आपका जो मटेरियल था वो एयर थी और यहाँ पे अब म्यू मटेरियल का एक स्लैब है ग्लास का, ठीक है। समझ आ रहा है सब लोगों को, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जब जब लाइट आपकी लाइटर टू डेंसर मीडियम जाती है, रेयर टू डेंसर जाती है, तो क्या होता है, नॉर्मल की तरफ बेंडिंग होती है। देखो नॉर्मल की तरफ बेंड हुई, ठीक है। तो अगर ये आपका एंगल आई था तो यहाँ पे एंगल आर अपन ने कुछ मान लिया, और अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका एंगल आर से आ रहा है, पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल नॉर्मल्स है ना, दोनों 90 डिग्री पे। तो अब यहाँ पे एग्जिटिंग होगी, वो भी एंगल आई पे होगी, एंगल आई पे एग्जिटिंग होगी। नहीं समझ आ रहा है तो देख लो, 1 इंटू साइन आई इक्वल टू एन इंटू साइन आर। यहाँ पे क्या होगा, एन इंटू साइन आर इक्वल टू 1 इंटू साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल एट विच द रे गोज आउट, ठीक है। 1 इंटू साइन आई इक्वल टू एन इंटू साइन आर आ रहा है पहले वाले से, ये देखो यहाँ पे। तो अपन नेक्स्ट नीचे देखेंगे तो एन इंटू साइन आर, ये होगी आपकी फर्स्ट मीडियम की इक्वेशन स्नेल्स लॉ की, इक्वल टू क्या होगा, 1 इंटू बाहर जितनी भी एंगल पे जा रही है कैलकुलेशन करोगे, डिलीट करोगे तो थीटा इक्वल टू आई आ जाएगा। देखो इसको कैंसिल कुछ नहीं करना है, रेशियो लेना है। थीटा इक्वल टू आई आ गया, यानी आई एंगल पे एग्जिट करेगी रे। तो अब अगर आपके पास दो लाइंस हैं जो पैरेलल हैं, दोनों पे एक ही एंगल बना रही है एक लाइन, तो यानी ये दोनों पैरेलल है, तो ये लाइन अगर ऐसे जा रही थी तो अब ये ऐसे जाएगी। समझ आ गया क्या इतना, ठीक है। अब देखो इस शिफ्ट विफ्ट के भी फॉर्मूले होते हैं, लेकिन ना तुम्हारी HCR में दिया है ना तुम्हारी NCERT में दिया है, और इस तरह के फालतू के फॉर्मूलों को याद करने का मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो अपन देखते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो देखते हैं। तो एक फॉर्मूला आता है आपकी स्लैब की शिफ्टिंग वाला, ये है आपका स्लैब की शिफ्टिंग वाला। तो देखो क्या होता है कि अगर आपके पास एक स्लैब है, ठीक है, इसके अंदर जैसे यहाँ पे एक कॉइन पड़ा हुआ है, ठीक है, आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पे आपकी आँख है, ठीक है। तो अब आपने इसको ऑब्जर्व किया तो आपकी आंखों की तरफ जो रे आनी चाहिए थी वो ये थी, ठीक है। लेकिन रे आएगी कौन सी, कुछ इस तरह से होके रे आएगी। समझ आ रहा है सब बच्चों को, समझ रहे हो क्या कर रहा हूँ मैं। ये जो रे थी ये ऐसे सीधी आनी चाहिए थी, लेकिन ड्यू टू रिफ्रैक्शन, देखो यहाँ पे जो लाइट ऐसे जा रही है, देखो रे तो इधर भी जा रही होगी, रे इधर भी जाएगी, देखो रिफ्रैक्ट होकर इधर चली जाएगी, तब की आंख में नहीं जाएगी वो, यहाँ से आंख में वो वाली रे जाएगी जो ऐसे आ रही होगी, क्यों, अब वो यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो जाएगी तो यहाँ से आती हुई। तो आप नोट करना कि ये जो आपको जो लगेगा ना कि रे कहाँ से आ रही है, वो यहाँ से आती हुई दिखेगी आपको, ठीक है। आपको जो रे है वो यहाँ से आती हुई दिखेगी, यहाँ से नहीं दिखेगी। तो ये एक शिफ्ट आ गया। तो ये जो शिफ्ट होता है ना, ये आता है स्लैब की वजह से, इसको कहा जाता है डेल्टा टी। इसका फॉर्मूला होता है ये 1 माइनस 1 बाय म्यू इंटू टी, वेयर टी इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू है, इसकी थिकनेस अगर टी है, तो हम बोलेंगे टी इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू, इतना इसका शिफ्टिंग ऊपर हो जाएगा। समझ आ रहा है, इतना इसका शिफ्टिंग ऊपर हो जाएगा, ठीक है। ये अपन इस तरह की बात है। अब इसमें कुछ अजम्पशंस भी रहते हैं कि आप ऐसा नहीं कि एकदम यूँ नीचे से देख रहे हो, आप अगर ऊपर से देख रहे हो, जैसे इतना नहीं होता एंगल, अगर आप जैसे ऊपर से ऑलमोस्ट देख रहे हो तो कितना डेप्थ है। और जेई में क्वेश्चन ऐसा ही सिंपल आएगा, ऐसा ज़बरदस्ती ज्योमेट्री बना के नहीं देंगे तो एडवांस वगैरह में देंगे और वो टफ क्वेश्चन में हो जाएगा। फिर आप पूरी ज्योमेट्री बना के फिर कैलकुलेशन करोगे कि भाई यहाँ पे एग्जैक्ट एंगल कितना है, एग्जैक्ट साइन कितना है, एग्जैक्ट थीटा कितना है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि भाई अगर अपन एक कोई सरफेस है उसके ऊपर एक टैब रख देते हैं, ग्लास का स्लैब ऑफ थिकनेस टी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, तो एक शिफ्टिंग हो जाती है, जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर दिखता है, थोड़ा कितना ऊपर शिफ्ट होता है इतना, ठीक है, समझ गए। अब इसी से क्लोजली लिंक्ड है आपकी रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। तो देखो यही चीज़ मैंने आपको बताई, इसी चीज़ को अपन थोड़ा सा अगर और अपन देखें तो आप ये देखो कि यार अगर आपके पास जैसे कोई कॉइन है, वो वाटर में पड़ा हुआ है 10 मीटर के अंदर या 4 मीटर अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये इसकी रियल डेप्थ है, ये जैसे एक स्विमिंग पूल का बॉटम है, 4 मीटर डीप स्विमिंग पूल है और यहाँ पे कॉइन पड़ा हुआ है, तो इसकी रियल डेप्थ जो है, जो सच में ये डीप है, वो हो जाएगा आपका 4 मीटर। लेकिन ड्यू टू रिफ्रैक्शन अगेन अगर आप इसको आंख से देखोगे, तो अगर अपन ऊपर से इसको देखें तो ये आपको लगेगा 4 मीटर नीचे अगर यहाँ से सरफेस से देखो, लेकिन ये असली में इतना नीचे आपको दिखेगा नहीं क्योंकि रिफ्रैक्शन हो जाता है। तो ये दिखता कितना डीप है, 3 मीटर डीप दिखता है, ठीक है। तो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट है जो 10 मीटर नीचे पड़ा हुआ है, तो वो उसकी हो जाएगी रियल डेप्थ। तो आपको अब पूछा जाएगा कि अपरेंट डेप्थ कितनी, भाई कितने पे लग रहा है, तो आप निकाल लोगे, ठीक है। या ऐसा भी पूछ सकते हैं कि एक कॉइन है जो लग रहा है कि 3 मीटर डीप है, तो असली डेप्थ कितनी है, तो आप निकाल लो फॉर्मूले से, ठीक है। ये 10th क्लास की चीज़ है, ये तो 10th क्लास की चीज़ है भाई, इसमें तो कुछ खतरनाक नहीं बताया मैंने, ठीक है, ये आपको पता होगा। अब आते हैं अपन थर्ड फेनोमेनन पे, जो है आपका टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्वेश्चंस आ जाते हैं जेईई मेन वगैरह में और कई सारे और एग्जाम्स में भी आते हैं, ठीक है। ओलंपियाड वालों को तो बहुत पसंद है ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये क्या है, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, तो अपन समझते हैं, ठीक है।
तो मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था कि यार अगर अपन एक हायर डेंसिटी के हायर फ्रॉम द लाइट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम रिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, अगर अपन एक डेंसर मीडियम के अंदर हैं तो हमने देखा था कि यार अगर जैसे कोई लाइट रे जा रही है तो ऐसे बेंड हो जाती है बाहर की तरफ, है ना। बताया था मैंने साइन आई साइन आर वाले से देखोगे तो ये वाला जो एंगल है ये ज़्यादा आएगा अगर आप अंदर से रे बाहर भेज रहे हो, ठीक है। तो आप ये सोचो कि यार अगर मैं इसको बेंड करता जाऊँ तो ऐसे ऐसे रे होती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जब ये रे बिल्कुल इसके पैरेलल हो जाएगी। दिख रहा है, ये देखो रे बिल्कुल पैरेलल हो गई, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल होता है ना, जब आपकी रे एकदम पैरेलल हो जाए फ्रॉम गोइंग फ्रॉम अ डेंसर टू अ रेडियर मीडियम, उसको कहा जाता है क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अपन कैलकुलेशन करते हैं तो अपन यहाँ पे ये मानते हैं कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 है, इसका म्यू है। तो अपन यहाँ लिखते हैं इक्वेशन स्नेल्स लॉ की, तो 1 इंटू साइन दिस कितना हो जाएगा साइन 90 इक्वल टू म्यू इंटू साइन थीटा सी। आप कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगी थीटा सी की वैल्यू। तो थीटा सी वो एंगल है जिस एंगल पे अगर आपने लाइट फेंक दी ऊपर तो वो एग्जैक्ट 90 डिग्री पे से ग्रेस कर जाएगा बाउंड्री को। ये कब होता है, जब म्यू इसका ज़्यादा इसका कम हो। अब यहाँ पे कभी होता होगा कि म्यू1 और म्यू2 है तो आप म्यू2 अपॉन म्यू1 रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लेना, ठीक है। हमेशा याद रखना TIR केवल तब होता है जब डेंसर से रेयर में जा रहा हो। ऐसा नहीं होता कि रेयर से डेंसर में काम हो जाएगा, डेंसर टू रेयर जा रहा हो तभी ये वैलिड है, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो ये चीज़ हो गई एक। अब यहाँ पे आप देखो कि अगर अपन ने ऐसा कर दिया तो कि अपन ने और एंगल बढ़ा दिया, थीटा सी अपन ने ये कर दिया, तो अगर आप देखो तो यहाँ पे मैक्स टू मैक्स तो एंगल 90 डिग्री हो सकता है और जबकि यहाँ पे वैल्यू बढ़ गई तो ये क्या हो गया, वायलेशन हो गया सेल्स लॉ का। समझो क्या कह रहा हूँ मैं कि साइन की वैल्यू जो होती है हमेशा 1 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती और ये अपने मैक्स वैल्यू कर दी और म्यू तो फिक्स है। तो अगर मैंने यहाँ पे साइन थीटा सी और बढ़ा दिया तो ये वैलिड नहीं रहा लॉ। अब यहाँ पे तो गलत हो गया, स्नेल पागल है, उसको जेल कराओ, गलत। यहाँ पे रिफ्रैक्शन फिर होता ही नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये फेनोमेनन होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है कि अगर आपने थीटा सी से ज़्यादा एंगल पे भेजी ना राइट ले अगर, ठीक है, ये अगर आपका नॉर्मल है तो चलो पहले तो आपका रिफ्रैक्शन हो रहा था, फिर ग्रेसिंग हुई और लास्ट में अगर आपने एकदम ऐसी रे भेज दी जो बिल्कुल ही थीटा सी से ज़्यादा है तो ये जो रे होती है ना ये रिफ्लेक्ट हो जाती है ऐसे, यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करके रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें क्या हुआ, आपने एक डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट भेजो और रिफ्लेक्ट होती जा रही है। अब इसको यूज़ कहाँ किया जाता है, इसको यूज़ किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर में, जो आपके जियो फाइबर वगैरह लगने वाली ना थोड़े दिन बाद ऑप्टिकल फाइबर। उसमें क्या होता है, रे ऑफ लाइट भेजते हैं, यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, वापस यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, वापस यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि ये ग्लास की बनी होती है और बाहर हवा होती है, ठीक है। तो डेंसर मीडियम आपका ये हुआ, ठीक है। तो ये एंगल पे भेजी जाती है तो ऐसे रिफ्लेक्ट होकर काफ़ी हाई एफिशिएंसी के साथ, मतलब बहुत कम एनर्जी लॉस होता है TIR में, ठीक है, क्योंकि पूरी की पूरी जो एनर्जी है वो यूं क्यों रिफ्लेक्ट हो जा रही है, ठीक है। तो आपका एनर्जी लॉस कम होता है क्योंकि रिफ्रैक्शन तो हो ही नहीं रहा है ना। ट्रांसमिशन थोड़ा बहुत कुछ हो रहा होगा, थोड़ा बहुत ये सब डिसिपेशन वगैरह होते हैं, बट काफ़ी अच्छी एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 100% कह सकते हो, पूरी तो नहीं आती है आपकी ट्रांसमिशन हो जाती है, ठीक है। पूरी क्यों नहीं आती है कि एक आइडियल वर्ल्ड नहीं है, ये एक रियल वर्ल्ड है, ठीक है। तो ये अपन ने क्या क्या देखा, ग्लास स्लैब की शिफ्टिंग अपने देखा कि अगर एक पेपर के ऊपर ग्लास स्लैब रखते हैं तो इतनी शिफ्टिंग हो जाती है आपकी, ठीक है। रियल डैम एफएनएम, ये तो 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है, सबको पता है, मैंने फिर भी बता दिया। ये चलो एक नई चीज़ थी, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। TIR मैंने पूरा डिटेल में बता दिया आपको कैसे होता है, क्या होता है, इसके एप्लीकेशन बता दिया है, ठीक है। बाकी सब इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है कि ये चीज़ होती है और हमेशा चेक किया करो यार कि डेंसर टू रेयर अगर जा रहे हैं तो कोई TIR तो नहीं हो रहा है। कई बार उलझा देते हैं कि एडवांस में क्या करेंगे कि बच्चे कुछ ना कुछ उल्टा सिल्टा करके आ जाते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन में ऐसा भी डाल देंगे कि तुमने रिफ्रैक्शन करा दिया और फिर ऑप्शन आ जाएगा, वो भी डालेंगे वो। और कई बार मल्टीपल चॉइस में ऐसा और ज़्यादा उलझाते हैं कि मल्टीपल चॉइस में वो भी डाल दिया, बच्चा कंफ्यूज हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसलिए 2 टिक करने हैं और टिक करके आ गए। भाई मल्टीपल चॉइस में एक बार भी कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही आंसर सही होता है, ठीक है। 1 और मोर करेक्ट है, केवल मोर करेक्ट नहीं है वो, तो अपन को ध्यान रखना इन चीज़ों का। अब आते हैं अपने सबसे प्यारे प्रिज्म पे, ठीक है। अब प्रिज्म जो है ना, इससे क्वेश्चन देखो एडवांस में आएगा नहीं वैसे, और आएगा तो बड़ा तगड़ा आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूलेबाजी है बेसिकली, इसमें देखो फॉर्मूले थोड़े अजीब गरीब है तो थोड़े बच्चे घबरा जाते हैं, बाकी कुछ है नहीं प्रिज्म के अंदर खास, ठीक है। ये केवल ज़्यादा अगर आपको तंग करना होगा तो एडवांस में पूछेंगे, अच्छा सा इंटीजर बना के। आई थिंक एक बार पहले आ चुका है इंटीजर, शायद मेरे साल ही आया था, एक अच्छा क्वेश्चन आ गया था, मैं बता देता हूँ। तो देखो इसमें क्या होता है, बेसिकली आपने एक रे भेजी यहाँ पे, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम दिस फेस। तो प्रिज्म क्या होता है, देखो प्रिज्म में बेसिकली एक ग्लास का एक पीस होता है ट्रायंगल जैसा। तो ये केवल ऐसा नहीं है, ये अंदर से पूरा आपने स्कूल में देखा होगा यार, है ना, ऐसा होता है इस तरह का, समझ रहे हो, ये प्रिज्म होता है। तो इसमें क्या किया इन्होंने, एक फेज में लाइट भेजी, ठीक है, तो ये अपने आई एंगल ऑफ इंसिडेंस पर गई, ठीक है। चलो भाई सही बात। अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि देखो ये है तो ग्लास का सरफेस ही, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से गला अपना टेढ़ा करके देखो, है तो सही सरफेस ही ना, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा आपका दबा के, ठीक है। तो ये इस तरह रिफ्रैक्ट हुई, देखो ये रे जा रही है ऐसे। अब यहाँ पे आओ, अब यहाँ पे आए तो हमने देखा, यहाँ पे हमने देखा कि देखो डेंसर टू रेयर जा रही है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, वापस से रिफ्रैक्शन होगा और ये एक एंगल आई डैश पे बाहर आ जाएगी, आई डैश पे आएगी, ठीक है, आई डैश पे आएगी। क्यों? क्योंकि यार ये एंगल्स जो है वो सही जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ये आर और आर डैश हमेशा बराबर हो, जरूरी नहीं है आई और आई डैश बराबर हो, हर बार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपने एंगल चेंज कर दिया। आप सोचो ना, आप एकदम नॉर्मल के यहाँ पे जैसे डाल रहे हो तो वो ऑलमोस्ट नॉर्मल के लॉन्ग जाके देखो चेंज हो गया आपका आर डैश। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? तो वो डिपेंड करता है ज्योमेट्री कैसी है आपकी प्रिज्म की, बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हालांकि ये, अब मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, इसके कुछ फॉर्मूले, उसके बाद कुछ डिस्कशन करेंगे। तो पहला फॉर्मूला ये होता है, जबकि ज्योमेट्री से सिंपली आ जाता है कि आपका जो a है उसकी वैल्यू r प्लस आर डैश होती है। वो कैसे आती है? ये एंगल 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री है, यानी कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, इनका जो सम है वो आपका 180 होना चाहिए, यानी कि ये कितना हो जाएगा 180 माइनस a, ठीक है। समझ रहे हो? ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, इस क्वाड्रेटर को देखो, इसमें यानी इसका और इसका सम 180 होना चाहिए, 360 होता है आपका डायक्वाड्रेटर का सम एंगल्स का, ठीक है। इन दोनों का सम क्या, तो 180 आना चाहिए, तो ये 180 माइनस 80 ए आ गया। इस ट्राइंगल में अगर आप लगाओगे कि इसका एंगल का सम 180 होता है तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये बात बराबर सिंपल सी चीज़ थी, कुछ खतरनाक था नहीं अब तक। डेल्टा इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस ए। अब ये डेल्टा क्या नहीं पनौती आगे वो मैं बताता हूँ। तो देखो तुम इसके अंदर ऊपर अगर तुम जूम करके देखोगे तो ये देखो इस तरह से कुछ हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको एक्सटेंड करो, इसको एक्सटेंड करो, ठीक है। और इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल हो जाएगा वो होता है डेल्टा, यानी एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। ये क्या बता रहा है मैं बताता हूँ। तो देखो तुम अगर ये देखो कि तुम्हारी आपकी जो रे थी वो ऐसे जा रही थी इनिशियली, और फाइनली क्या हुआ, वो रे एकदम ऐसे जा रही है। तो अगर आपको टोटल निकालने की, टोटल रे कितनी बेंड हुई, जैसे रिफ्लेक्शन अपन क्या देते हैं कि भाई इतनी बेंडिंग हुई है, आई माइनस आर बेंडिंग हुई है, ठीक है। तो आपको टोटल है बेंडिंग निकाले, तो पहले ऐसे जा रही थी, अब ऐसे जा रही, तो बेंडिंग निकाले क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का एंगल, तो उसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। अब ये भी सिंपल सी चीज़ ही है, ये कोई खतरनाक चीज़ नहीं है, ये भी आप ज्योमेट्री लगा के निकाल सकते हो। ये आई है, ये आई डैश है, हाँ ये आई डैश है, आपको डेल्टा दे रखा है, तो एक्सटर्नल ट्रायंगल हो गया बेसिकली। तो अपन को अगर ये दोनों पता चल जाए तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। फिर ये रिलेशन और ये रिलेशन अगर तुम यूज़ करते हो ना तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा। बेसिकली देखो यार, मैं तुम्हें बता भी देता हूँ, ये एंगल अगर आई है तो ये एंगल भी आई होगा, क्योंकि अपन इसका एक्सटेंड किया है, कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। ये अपनी नॉर्मल जैसी आ रही थी वैसी की वैसी है। ये आई माइनस आर, ये टोटल आई है, क्योंकि ये भी आई है, समझ रहे हो। ये एंगल भाई अगर आई है तो ये भी आई होगा ना, तो ये एंगल आई, ये एंगल भी आई। अब ये आर है अपने पास, ये आई माइनस आर, ये सिमिलरली आई डैश माइनस आर डैश। तो डेल्टा इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश। अब आर प्लस आर डैश अपने ए लिखा था तो इससे डेल्टा आ गया, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये अपने पास एक और फॉर्मूला होगा, ये याद रखना है, ये याद रखना है, ठीक है। आप निकालने नहीं बैठोगे ज्योमेट्री लगा लगा के। अब म्यू, ठीक है, म्यू। अब यहाँ पे आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ठीक है। साइंटिस्ट लोगों ने ऑब्जर्व किया, ग्राफ बना के, आपने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा 12th क्लास में, कि अपन इसको अगर एक ट्वीकिंग करते हैं ना, थोड़ी सी ट्वीकिंग करते हैं, तो अपन को एक सर्टेन कंडीशन होती है जब अपन को मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन मिल जाता है, ठीक है। एक सर्टेन कंडीशन होती है जब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन मिल जाता है। जब वो होता है तो आई बराबर आई डैश होता है, आर बराबर आर डैश हो गई ऑफकोर्स, और डेल्टा को डेल्टा मिनिमम डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये कंडीशन जब होती है तब आपका मिनिमम डेविएशन कहा जाता है। अगर आप उस सबसे कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास ये रिलेशन आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो डेल्टा इक्वल टू 2i माइनस ए हो जाता है, फिर डेल्टा मिनिमम, ठीक है। तो आपको बोल दिया जाएगा कि मिनिमम डेविएशन हो रही है तब कैलकुलेशन करो, जब ऐसा केस हो रहा होगा आपको बोल दिया जाएगा कि मिनिमम डेविएशन है तब कैलकुलेशन करो। अब मिनिमम डेविएशन जब होती है ना, तब अपन यहाँ पे अगर स्नेल्स लॉ लगाते हैं यूजिंग दीज थिंग्स, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है, क्या कि म्यू की वैल्यू कितनी आ जाती है, साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, ठीक है। डेल्टा ए पे डेल्टा मिनिमम। तो यहाँ पे देखो कंफ्यूज मत हो ना, क्लियरली सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये दोनों फॉर्मूले हर केस में वैलिड है, आपका कैसा भी हो, कुछ भी हो, ये वैलिड है ही है, ठीक है। और अपन इनकी बात अगर करें तो ये वाला फॉर्मूला केवल तब वैलिड है जब मिनिमम डेविएशन हो रही हो। मिनिमम डेविएशन पे क्योंकि मिनिमम डेविएशन होती है तब ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। तो कैलकुलेशन अपन करके आर की वैल्यू अपन ए बाई 2 लिख देते हैं बेसिकली, और आई की वैल्यू अपन लिख देते हैं ए प्लस डेल्टा बाई 2। देखो इससे आएगा आई और आई डैश बराबर है आर और आई डैश, तो इससे ये आएगा। यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा दिया, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू, तो साइन ऑफ दिस अपॉन साइन ऑफ दिस इक्वल टू म्यू, ठीक है। सिंपल एकदम क्लियर ज्योमेट्री, प्रिज्म तो मैंने डिराइव करके बता दिया भाई पूरा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई अपनी। अब यहाँ पे अच्छे क्वेश्चन क्या आते हैं वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब ये क्या बोलेंगे कि कभी बोलेंगे कि आपका जो प्रिज्म है उसमें डेविएशन इतना हुआ है, एंगल ऑफ प्रिज्म इतना है, तो आप फलाना ढिमका कैलकुलेट करो। तो आपको याद रखना है कि आपको यही 3 फॉर्मूलों से ही सब कुछ होगा, यही 3 फॉर्मूलों से ही 99% चीज़ें सॉल्व होंगी। अगर फिर भी कोई चीज़ नहीं हो रही है तो आपको फिर डायग्राम बना के ही देखना पड़ेगा। डायग्राम बना के देखो, पूरी ज्योमेट्री बनाओ, एंगल्स कौन कौन से काम के हैं, ए बहुत काम का है, यहाँ पे आई बहुत काम का है, यहाँ आर बहुत काम का है, ये सारे के सारे काम के हैं, ठीक है। तो इन्हीं एंगल की ज्योमेट्री यूज़ कर करके कई बार कैलकुलेशन की जाती है, ठीक है।
तो आप उस हिसाब से देख सकते हो। कई बार ऐसा बोल देंगे कि एंगल ऑफ डेविएशन इतना है तो आप ए निकालो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको म्यू दे रखा होगा, तो आपको फिर साइन इनवर्स वगैरह लेके सोचना पड़ेगा कि मैं साइन की ऐसी कौन सी वैल्यू लूँ म्यू ए की, सच दैट ये चीज़ हो जाए। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ और मैं बताता हूँ कि अगर तुम्हारा ए छोटा है, ठीक है, इफ़ ए इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है, ए अगर स्मॉल होता है ना, जैसे 2 या 4 डिग्री है, तो आपका डेल्टा भी बहुत स्मॉल होता है, ठीक है, डेल्टा स्मॉल होता है, देख लो। वैसे वो ज़रूरी नहीं है, बट अपन ये मानेंगे कि अगर स्मॉल इंसिडेंस है और स्मॉल एंगल है, स्मॉल इंसिडेंस मतलब कि आपका ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है छोटा है और एंगल भी छोटा है, तो अपन यहाँ पे देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन को अपन थीटा के बराबर लिख सकते हैं। याद हो 11th में बताया था कि जब स्मॉल एंगल हो तब आप साइन थीटा इक्वल टू थीटा कर सकते हो। देखो ये थीटा थीटा लिख दो दोनों, तो क्या आएगा इससे, म्यू इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा एम अपॉन ए, यानी कि डेल्टा एम कितना आ गया, म्यू -1 इंटू ए for small angle of incidence and for small a we can write that minimum angle deviation is given by nothing but this। अब ये कब वैलिड होता है, जब आपका ए 2 या 4 डिग्री हो। इस तरह के प्रिज्म स्पेशली एग्जिस्ट करते हैं, आई थिंक वो फ्रेस्नेल प्रिज्म बोला जाता है जहाँ तक मुझे याद है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अपन रिवाइज कर लेते हैं वीडियो में क्या क्या देखा अपन ने, ठीक है। अपन ने ये देखा कि अपन ने सबसे पहले देखा कि आपके पास अगर एक स्लैब रखा हुआ है, उसके नीचे अगर आप कुछ रखते हो तो शिफ्टिंग हो जाती है कितनी, t इंटू 1-1/μ, ठीक है। फिर मैं देखा रियल डेप्थ अपेरेंट डेप्थ, वो तो 10th क्लास की चीज़ है, उसको एक्सप्लेन करना कोई मतलब नहीं है। फिर अपन नीचे आया किस पे, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने पूरा अच्छे से बता दिया। फिर आया अपन प्रिज्म पे। आई थिंक प्रिज्म के अंदर मैंने आपको डेरिवेशंस करके बताया, इससे आपको काफ़ी हद तक ये भी पता चला होगा कि ऑप्टिक्स से क्वेश्चन किए कैसे जाते हैं। तो देखो ऑप्टिक्स के अंदर क्वेश्चन आएंगे ना, या तो फॉर्मूला बेस्ड आ जाएंगे सिंपल से, मेंस में वैसे ही आते हैं मोस्टली, तो वो आप कर लोगे, ठीक है। लेकिन जो टफ क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार एडवांस वगैरह में अच्छे क्वेश्चन डाल देते हैं, उसमें आपको ज्योमेट्री लगानी है। देखो यहाँ पे जैसे मैंने बताया ना कि यार ज्योमेट्री लगा के ए और आर के बीच में रिलेशनशिप लिया है, ये देखो। फिर यहाँ और ज्योमेट्री लगाई तो अपने पास ये आ गया। फिर अपन ने सिंपल स्नेल्स लॉ यूज़ कर लिया। हमने आपको 2 चीज़ बताई थी, क्या कि ऑप्टिक्स केवल 2 चीज़ का खेल है, पहला साइन कन्वेंशन, दूसरा फॉर्मूले। अब मैं कह रहा हूँ ऑप्टिक्स में अगर आपको टफ क्वेश्चन लगाने ना एडवांस ओलंपियाड के, तो उसमें तीसरा एक और रूल आ जाता है, वो होता है आपका ज्योमेट्री अच्छे से यूज़ कर पाना, ठीक है। तो ज्योमेट्री यहाँ पे यूज़ की तो उससे अपने पास ब्यूटीफुल रिलेशंस आ गए जिससे अपन क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है। चारों फॉर्मूले मैंने बताया, चारों 5 ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, वो याद होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं। ये ज्योमेट्री प्रूव करना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। पेपर जब आएगा आपके हाथ में मेंस का, तब आप नहीं कर पाओगे। मैं बता रहा हूँ कितने भी ज्ञानी आदमी, उस समय हाथ नहीं चलता है तो नहीं कर पाओगे। तो ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैं फॉर्मूले ऑलरेडी बहुत कम याद कराता हूँ, बट ये तो होने ही होने चाहिए, ठीक है।